हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वागर्त एकेडमी में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। पॉलिटी की क्लासेस चल रही है। उसमें हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। संविधान की विशेषताओं के बारे में, जैसे कि ये टॉपिक है, वो लगभग ऐसा होता है कि एंड में पढ़ा जाता है कि संविधान पढ़ लो, उसके बाद उसी की विशेषताएं पढ़ लो। बट अगर आप इंट्रो के रूप में पढ़ना चाहो तो आपको एक फ्लो में समझता आता चला जाएगा कि आपको ये ऐसा हो जाता है कि एक पीवाईक्यू की तरह हो जाता है। जब भी संविधान पढ़ोगे आपको वो ऑटोमेटिकली होगी, अच्छा ये तो विशेषता है संविधान की। तो उस फ्लो में आगे बढ़ने की कोशिश की गई है। अगर इसमें से जो भी समझने आएगा टॉपिक होगा, उस टाइम ये पूरा कवर हो जाएगा। पर अभी आपको जब भी सिमिलर टॉपिक पढ़ोगे आप ये पता कर सकोगे कि अच्छा ये पार्ट यहाँ से लग गया, ये एक पीवाईक्यू की तरह सोल्व हो सकता है। तो हमने पहले, इसमें हम बात करते हैं आगे क्लास में क्या क्या होता है। पिछली कक्षा में हमने संविधान की तीन चार विशेषताएं पढ़ी थी, चार प्रमुख विशेषताएं पढ़ी थी। संविधान की प्रमुख विशेषताओं में पढ़ी थी कि हमारा संविधान है वो दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। लिखित, दुनिया में दो तरीके के संविधान होते हैं, एक लिखित होते हैं, एक अलिखित होते हैं। अलिखित में हो गया जैसे ब्रिटेन का संविधान, और लिखित में होगा जैसे यूएस और भारत का संविधान। सबसे लंबा और सबसे बड़ा संविधान कैसे हुआ कि यूएसए के संविधान में अभी तक जब संविधान बना था उसमें मात्र कुछ 7-8 अनुच्छेद थे। भारत में जब बना तब को ये मान लो कि उसी टाइम बड़ा था, अभी तो हो गया 25 भाग हो गए, उस टाइम 22 भाग थे। उस टाइम 395 अनुच्छेद थे, अभी 470 अनुच्छेद थे। उस टाइम 8 अनुसूचियां थी, अभी 12 अनुसूचियां हैं। संक्षेप में समझो तो अभी 25 भाग संविधान के भाग है कि मान लो कि आप चैप्टर को पढ़ रहे हो, उसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं, उसमें कुछ टाइप्स आते हैं। उसमें ये हो गया कि एक चैप्टर पढ़ रहे हो उसमें कितने टॉपिक पढ़ रहे हो, वैसे ही हो गया कि 25 तो चैप्टर हो गए, उसमें हो गए 470 अनुच्छेद। ठीक है, उसके बाद होगी 12 अनुसूचियां। विभिन्न स्रोतों से वित्त, किन किन देशों से क्या क्या लिया गया। मूल अधिकार यूएसए से प्रभावित थे, मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर से प्रभावित थे जो वर्तमान रूस है। जर्मनी से आपातकालीन प्रावधान लिए गए थे। ब्रिटेन से संसदीय स्वरूप लिया गया, मंत्रिमंडलीय स्वरूप लिया गया था। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए थे, और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई थी। एकात्मकता की ओर झुकाव, मतलब सेंटर की पावर को बढ़ावा देने वाला ये प्रवृत्तियां ली गई थी। कनाडा से एक और पावर ली गई थी जिसको बोलते हैं अवशिष्ट शक्तियां। ऐसी पावर जो डिफाइन नहीं की हो, राज्य की है, केंद्र की है, या दोनों की है, वैसी पावर किसके पास रहेगी, वो रहेगी सेंटर के पास। और ये कहाँ से ली गई थी, कनाडा से ली गई थी। तो दो विशेषताएं तो ये हो गई, सबसे लंबा लिखित संविधान, विभिन्न स्रोतों से विहित हो गया था। नम्यता और अनम्यता, मतलब दुनिया में कुछ संविधान है जिनको संशोधन करना बहुत मुश्किल होता है, वो तो हो गए अनम्य संविधान, मतलब हार्ड रिजिड। वो हो गया यूएसए, जिसमें संविधान संशोधन करना है मतलब सरकार के लिए 10-10 साल तक निकल जाते हैं, संविधान संशोधन नहीं हो पाता। एक होता है नम्य, नम्य उसमें हो गया ब्रिटेन का संविधान। कोई भी आता है बोलता है कल संविधान संशोधन करना है, और वो कर देते हैं, आते हैं, उनको कोई खास जोर नहीं आता जो भी, क्योंकि पहली बात उनका लिखा हुआ ही नहीं है। तो लिखा हुआ उस सेंस में भी मान लो कि संविधान तो है, लिखा हुआ भी है, पर वो मानते ऐसे है कि उनका एक फॉर्मेटिंग नहीं की गई है। संविधान तो है ही, नो डाउट, उनके रूल नियम सब कुछ लिखे गए हैं, पर भारत में इन दोनों का समन्वय है। भारत ने ना तो नम्य रखा है ना अनम्य रखा है। भारत में 106 संविधान संशोधन हो गया था 70 साल में, मतलब ये एक मिला जुला समन्वय है कि ऐसे नहीं कि 10 भी हुए, या ऐसे हो गया कि 1000 संविधान संशोधन हुए। तो अगर 106 हुए तो दोनों के बीच का एक मिला जुला रूप है, कठोरता और सरलता के बीच का जो मिला जुला रूप है, नम्यता और अनम्यता का, वो भारत के संविधान में पाया जाता है। कुछ चीजों को ऐसे ही संशोधन कर सकते हो, जैसे राज्यों को शामिल करना हो, कुछ सूचियों में अपडेट करना हो, ऐसी चीजें कर सकती है। नागरिकता के कानून बना देते हो, नागरिकता को हटाना कैसे हो, वो हो सकता है। दूसरे हो जो बहुत कठोर होते हैं, जो जिनको संविधान संशोधन, राष्ट्रपति के पावर हो उसको कम करना हो, तो उसके लिए आपको 2/3 बहुमत प्लस आधे राज्यों का साधारण बहुमत चाहिए होता था, आधे राज्यों की सहमति चाहिए होती है। कुछ अलग तरीके से होती है संविधान संशोधन, जिसमें मान लो कि सूचियों से परिवर्तन तो राज्यों वाला वापिस आ गया। ऐसे मान लो संसद सदस्यों के बारे में कुछ योग्यता के निर्धारण में चेंज करना हो, तो वो वो वाली पावर हो जाएगी। वो संविधान जो संसद होती है उसके 2/3 सदस्यों की जरूरत पड़ती है। उसके बाद एकात्मकता की ओर झुकाव। एकात्मकता क्या हो गई, एकात्मकता की झुकाव वाली संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था जो भारत में प्रचलित है, राज्य भी पावर में होंगे,
केंद्र भी पावरफुल होगा। पर दुनिया भर में तो ऐसा हो गया कि हम यूएसए में जैसे जितना केंद्र पावरफुल है, राज्य अपने मामलों में उतना ही पावरफुल होते हैं। भारत में ऐसा होता है, राज्यों की स्वायत्ता तो है, पर बीच बीच में पावरफुल स्टेटमेंट्स केंद्र द्वारा ऐसे कर दिए जाते हैं कि राज्यों की पावर्स कम हो जाती है। भारत में अखिल भारतीय सेवाएं भी होती है, वो राज्यों की पावर्स को कम करती है। राज्यपाल का पद होता है, वो पावर्स को कम करती है। अब ये चीजें जो सारी होती है, इनको क्या बोलते हैं? एकात्मकता। मतलब संघीय व्यवस्था तो है ही, राज्य भी पावर में, केंद्र भी है, पर कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो केंद्र की ओर झुकाव वाली व्यवस्था, संघीय व्यवस्था बनाते हैं, जिसको एकात्मकता बोलते हैं। ठीक है, ये तो आपने पढ़ ली थी, इसका छोटा सा रिवीजन हो गया। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है। अब पांचवी विशेषता है सरकार का संसदीय रूप। अब आप ये सोचोगे, ये दुनिया भर में संसदीय रूप ही तो होगा, इसमें अलग क्या होगा? दुनिया भर में संसद प्रचलित है। तो ऐसा नहीं है, ये व्यवस्था ली गई है अपने पास ब्रिटेन से। दुनिया भर में दो व्यवस्थाएं प्रचलित थी। एक तो थी ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था, जिसमें पीएम होता है, राष्ट्रपति या राजा होता है, और बहुमत वाला दल होता है, वो सत्ता में होता है। ऐसा थोड़ी अपने प्रधानमंत्री कोई कम बहुमत वाला दल सत्ता में होता है, उसके मंत्रिमंडल के सदस्य सब उसके बनते हैं। ऐसा नहीं होता कि जो सरकार सत्ता में नहीं है उसके सदस्य कम है और वो उसका प्रधानमंत्री बन गया। पर दुनिया में एक दूसरी व्यवस्था भी प्रचलित है, जिसको जो यूएसए में मानी जाती है, जिसको बोलते हैं अध्यक्षीय प्रणाली। अध्यक्षीय प्रणाली कैसे होती है? अध्यक्षीय प्रणाली, उसके आप अंतर समझो कि यूएसए में सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति होता है, वहां प्रधानमंत्री की पोस्ट ही नहीं होती है। राष्ट्रपति के बाद सीधा उपराष्ट्रपति होता है, जो भारत में भी होता है। तो अलग में इसका एक होती है। तो ये दो काम कैसे करता है? भारत वाले प्रधानमंत्री वाले, राष्ट्रपति वाले दोनों काम कैसे करते हैं? तो प्रधानमंत्री भारत में होता है, वो होता है सरकार का प्रमुख। सरकार का प्रमुख भाई, प्रधानमंत्री का काम तो यही है ना, जो संसद सदस्य या सरकार है उसका हेड होता है, सरकार का हेड होता है। और जो राष्ट्रपति राष्ट्रपति होता है, वो होता है राज्य का प्रमुख। और राज्य का प्रमुख राज्य का प्रथम नागरिक होता है, सेनाओं का प्रमुख होता है। सब चीजें राष्ट्रपति भारत में होती है। कि भाई अगर इंडिकेशन के रूप में, संकेत के रूप में भारत में देखा जाए तो राष्ट्रपति की पोस्ट है वो पहले आती है, प्रधानमंत्री की उसके बाद आती है। जो वरीयता अनुक्रम होता है कि भाई किसी अवार्ड फंक्शन में गए हो, प्रधानमंत्री जी गए हो, राष्ट्रपति जी, तो सबसे पहले वो एज ए चीफ गेस्ट किसका वेलकम करेंगे? राष्ट्रपति जी का वेलकम करेंगे। पर यूएसए में ये काम दोनों है, वो राष्ट्रपति करता है, वो सरकार का प्रमुख होता है, वो राज्य का भी प्रमुख होता है। दोनों काम राष्ट्रपति के पास होते हैं। यहाँ पे बहुमत वाले दल की सरकार होती है। यूएसए में बहुमत वाले दल का राष्ट्रपति होना जरूरी नहीं। उनमें वोटिंग सिस्टम होता है, इसका एक वोटिंग पैनल बनता है, उस पैनल से राष्ट्रपति एक अलग से चुना जाता है। राष्ट्रपति जो चुना जाता है उस टाइम तो बहुमत वाले दलों से चुना जाता है, प्रक्रिया वो होती है। इनकी प्रक्रिया थोड़ी सी रिजिड होती है। हम उनमें यह होता है कि वोटिंग परसेंटेज तो कम हो जाता है, फिर भी राष्ट्रपति बन जाता है। कैसे होता है कि मान लो यूएसए का जो सिस्टम है उसमें होता है कि एक राज्य में 50 वोट है, दो राज्यों से समझा देता हूं। दूसरे राज्य में 6 वोट है, ठीक है। इधर ट्रंप लड़ रहे और बाइडेन चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है। इस राज्य में ट्रंप के पास आ गए 26 वोट और बाइडेन के पास आ गए 24 वोट। इधर ट्रंप के पास आ गए 0 वोट, बाइडेन के आगे 6 वोट। तो कायदे से 24-36 हुए, इसके 26 ही हुए। बाइडेन के तो 24-36 हो गए और ट्रंप के सिर्फ 26 हुए, पर फिर भी ट्रंप चुनाव जीत जाएगा। कैसे हो सकता है? अमेरिका में जिस भी राज्य की सत्ता दल की या जिस राज्य का बहुमत वाली ज्यादा वोट आ जाते हैं, उसके पूरे वोट उसके हो जाते हैं। ये 26 हो गए, मतलब 50 भाई साहब ट्रंप के हो गए। अब इसके पास बचे 6, ये इतने वोटों से हार जाता है। ये यूएसए में व्यवस्था, अगर इसका एग्जाम्पल देखना हो तो हिलेरी क्लिंटन के पास वोटिंग परसेंटेज तो ज्यादा आया था, फिर भी वो चुनाव हार गई थी। तो ये दुनिया की
दो व्यवस्था प्रचलित है। एक मिनट। तो ये वाली व्यवस्था प्रचलित हो गई। तो आप ये समझो कि भारत में ये व्यवस्था नहीं है। भारत में व्यवस्था वही है कि भाई जीतोगे वही माना जाएगा। कितने सदस्य, 273 से ज्यादा आगे उस दल की सरकार बन जाएगी, और जो 273 से कम रह जाएंगे वो विपक्ष में रह जाएंगे। उसमें ये नहीं कि राजस्थान में 25 में से 13 बीजेपी की आ गई, 12 कांग्रेस में आ गई तो 25 बीजेपी हो गई। ऐसा तो नहीं होता। आपको ये तो सिंपल सी बात है, पर दुनिया में ऐसा होता है, ये आपको जानना जरूरी है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, राष्ट्रपति होता है। हमारे में दो तरह की व्यवस्था प्रचलित हो गई। ये संसदीय प्रणाली हो गई, राष्ट्रपति राजा हो गया, बहुमत वाले दल का शासन हो गया। यूएस में राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख हो गया, सरकार का प्रमुख हो गया। दो विशेषताएं आपने जान ली इस तरीके से। अब है इसको क्या बोलते हैं, ये वास्तविक कार्यपालिका, कि भाई जो अध्यक्ष इसमें है और इसमें होती है नाम मात्र। भाई नाम होता है, राष्ट्रपति जी के नाम पे नियम बनते हैं, राष्ट्रपति जी के नाम पे काम होते हैं, राष्ट्रपति जी नाम मात्र के प्रमुख होते हैं, उसके बिहाफ पे सरकार काम करती है। कोई भी कुछ ये प्रक्रिया किस तरीके से लाई गई उसका तो एक सिंपल है कि जब भी आप कोई प्रक्रिया पढ़ो, कोई नियम पढ़ो, तो प्रधानमंत्री पे केस करके सरकार पे केस होता है, राज्य पे केस होता है। तो नाम मात्र के प्रमुख पे हो गया कि राष्ट्रपति से नियम बने, हमें कोई मतलब नहीं, हमारी कोई विधिक जिम्मेदारी नहीं है। तो भारत में ये नाम मात्र की प्रणाली प्रचलित है। यूएसए में सिर्फ वास्तविक है, और वास्तविक और नाम मात्र को दोनों को साथ मिला दिया गया, ऐसा है। दूसरा, बहुमत के दल का शासन हो गया। तीसरी विशेषता हो गई विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता होनी चाहिए। अब इसमें ऐसा हो गया, हमारे जो संसद के सदस्य है वही मंत्री बन पाते हैं। मतलब उनको सदस्यता अल्टीमेटली एक बार मंत्री बना सकते हो, 6 महीने में सदस्यता लेनी पड़ेगी। बात वो एक है कि कहने की बात तो यही होगी कि मंत्री होगा वो संसद का या विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। यहाँ पे भाई साहब मंत्री किसी को वो उठा के बना दिया कि मेरे को तो ये क्या बोलते हैं उसका, एलन मस्क पसंद आ गया, एलन मस्क पसंद आ गया और अच्छा आदमी है, तो इसको डोज का हेड बना दिया। दूसरी, यहाँ पे सचिव व्यवस्था ज्यादा प्रचलित होती है कि राष्ट्रपति अपने सचिवों की नियुक्ति करता है, संसद से परे भी कुछ लोगों की नियुक्ति कर सकता है। तो यहाँ पे भारत में होती है, हो सकता है कि फैमिली का इन्फ्लुएंस हो, पर कम से कम आपको चुनाव तो लड़ना पड़ेगा, आपको जीतना पड़ेगा। वहां पे तो कैसे नियुक्त किया जा सकता है, आपको किसी भी तरीके से नियुक्त किया जा सकता है। और इसमें होता है निचले सदन का विघटन होता है। निचले सदन का विघटन, निचले सदन के विघटन का तात्पर्य क्या हो गया, हमारे 5 साल में इलेक्शन होते हैं, लोकसभा विघटित हो जाती है, निचले सदन का विघटन हो गया। इसमें यह हो गया कि भाई कांग्रेस का, और इसी के साथ सरकार गिर जाती है। यहाँ पे ये कांग्रेस होती है, वहां की संसद को कांग्रेस बोला जाता है, वहां पे अपर हाउस लोअर हाउस होता है। उनकी प्रक्रिया राष्ट्रपति से अलग चलती रहती है, उनका राष्ट्रपति से कोई मतलब नहीं होता। राष्ट्रपति ना तो कांग्रेस के लिए हाँ संविधान संशोधन करना हो, कुछ बिल पास करना हो, तब उनकी सहमति चाहिए होती है, वरना राष्ट्रपति के पास अपनी एक अलग सत्ता होती है। राष्ट्रपति अलग तरीके से कार्य करता है, कांग्रेस अपनी अलग कार्य करती होती है, कार्य कर रही होती है। इनमें एक ये भी होती है कि ये लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं, लोकसभा के लिए जिम्मेदार होते हैं कि लोकसभा इनको हटा सकती है। यहाँ पे एक महाभियोग की प्रक्रिया है, वो एक पेचीदा प्रोसेस है। उसके अलावा ये नहीं कि जब चाहे ऐसे उठा के राष्ट्रपति जी को फ्री कर दिया। यहाँ पे मान लो कि वोटिंग बहुमत ऐसा हो गया, 376 वाले से 4 लोग इधर चले गए, 300 बहुत बेहतर हो गए, प्रधानमंत्री हट गया। इधर प्रधानमंत्री ऐसे नहीं हटता, राष्ट्रपति ऐसे नहीं हटता, वहां पे महाभियोग लाओगे तभी राष्ट्रपति हटेगा। दूसरा सिस्टम उधर ये भी है कि यहाँ पे राष्ट्रपति की पोस्ट से ज्यादा उसका कार्यकाल फिक्स्ड है कि 4 साल का कार्यकाल है। अब यहाँ पे अपने से ज्यादा है, पहले वहां की जान लो, 4 साल का कार्यकाल होगा। अभी मान लो ट्रंप जी है, दुआ करते हैं कुछ ना हो, पर बूढ़े आदमी है, किसी दिन उनको कुछ हो जाए, पीछे 2 साल बच गए, तो यहाँ पे उपराष्ट्रपति डायरेक्ट प्रेसिडेंट बन जाता है। वहां पर ना इलेक्शन चाहिए ना कुछ और चाहिए, राष्ट्रपति को नियुक्त हो गया उपराष्ट्रपति। ये 6 महीने में भी सलट गया प्रधानमंत्री, तो ये पिछले 3.5 साल तक। तो कहने की बात यह है कि वहां का उपराष्ट्रपति चाहता है कि राष्ट्रपति जितना जल्दी हो के स्वर्गवास हो और उनको स्वर्ग मिले।
और ये सत्ता सुख उनको मिले। भारत में ऐसा नहीं होता। भारत में 6 महीने की बात है, 6 महीने बाद तो वापस उसको उसको लगता है यार अब तो 6 महीने तो रहे, अब उधर राष्ट्रपति वाले बढ़िया बंगले में, अब तो इन्होंने वापस निकाल दिया, 6 महीने में चुनाव करवा देते हैं। 6 मंथ है भारत में। भारत में देख लो, इधर भारत में 6 मंथ। तो ये भी एक व्यवस्था होगी। अब इसमें आप ये जानोगे कि जो भारत वाली व्यवस्था है उसमें जो आप जानोगे वो ब्रिटेन से कैसे अलग है। ब्रिटेन का संसदीय स्वरूप, ब्रिटेन का प्लस भारत का। आप अपने अध्यक्षीय प्रणाली और संसदीय प्रणाली में फर्क समझ लिया। अब संसदीय प्रणाली में भी फर्क समझना है कि भाई संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ले ली क्या, सेम ही उठा के ले ली क्या, या कुछ अलग है। भारत में कैसी है? तो ब्रिटेन में ऐसा होता है, हम वहां पे एक होता है पीएम, एक होता है और राजा। ये हो गई गणतांत्रिक व्यवस्था। गण लोकतंत्र, वो क्या बोलते हैं उसको, राजतंत्रात्मक व्यवस्था। यहाँ मतलब राजा का तंत्र वाला लोकतंत्र होता है। भारत में हो गया पीएम प्लस राष्ट्रपति, मतलब ये हो गया गणतंत्रात्मक। गणतंत्रात्मक का तात्पर्य ये हो गया कि जो राष्ट्रपति होगा उसका इलेक्शन होगा, राष्ट्रपति किसी विशेष परिवार से नहीं आता होगा। यहाँ पे राजतंत्रात्मक होगा, इसका इलेक्शन नहीं होगा, राजा जी खत्म हुए, बेटा जी बन गई। तो अभी ब्रिटेन इस परंपरा से, लोकतंत्र की परंपरा में राजतंत्र से उबर ही नहीं पाया है। ब्रिटेन हो गया, जापान हो गया और एक दो देशों को ऐसा देखा जाए तो प्रॉपर लोकतंत्र में भी आ ही नहीं पाया, वो लोकतंत्र का रोला रोते रहते हैं पूरे टाइम। और दूसरे हो गया विशेष परिवार, विशेष प्रतिनिधित्व हो गया, राजा का बेटा हो गया भाई कि ये पोस्ट है वो राजाओं के लिए बुक है, इसके लिए ऐसे नहीं कि चुनाव हो जाओ, वो ऑफिस किसी के लिए खाली नहीं है, हर कोई नहीं आ सकता। दूसरी अलग क्या बोला जाता है इसका, एक तो ये होगी। दूसरी यहाँ पे संसदीय संप्रभुता है, मतलब यहाँ कोर्ट से ऊपर संसद होती है। भारत में कोर्ट और संसद दोनों के बीच समन्वय की प्रवृत्ति है, ना तो कोर्ट ज्यादा ऊपर है ना संसद है, दोनों के सबसे ऊपर है संविधान, उसके बाद कोर्ट और संसद आते रहते हैं दोनों। कि भाई ये संविधान हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इसके बाद आपको आ गया कि कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट और ये पार्लियामेंट। जबकि यूके में या ब्रिटेन में ऐसा होता है कि वहाँ की संसद ही न्यायिक नियुक्तियां करती है, उनके न्यायिक जवाबदेही है वो संसद की ज्यादा बनती है, ना कि न्यायपालिका की। तो ये वाला फर्क समझ लो। अब इस प्रणाली का नाम क्या क्या अलग, ये इतना समझ ही गए हो आप। दुनिया में इस प्रणाली को किस किस नाम से जाना जाता है वो भी पढ़ लेते हैं, अगर इतना पढ़ ही लिया तो। ये सवाल आ ही जाते हैं कि संसदीय प्रणाली के दूसरे नाम क्या होते हैं। संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली एक तो हो गया प्रधानमंत्री सरकार। प्रधानमंत्री सरकार ऐसा होता है, लोग ऐसा, जो ब्रिटेन के मामले में बोला जाता है कि वहां पे दिखाने को संसद होती है, पावर तो प्रधानमंत्री के पास ही होती है, जो भारत में भी है कि भाई भारत से ज्यादा यूके में होती है कि प्रधानमंत्री है वो सरकार को कंट्रोल करता है, कैबिनेट को कंट्रोल करता है, वहां की सब कुछ उलट पुलट है वो प्रधानमंत्री करता है। तो कहने का तात्पर्य ये संसदीय सरकार ने होके प्रधानमंत्री सरकार है। दूसरा इसको बोला जाता है वेस्टमिंस्टर मॉडल, वेस्टमिंस्टर। ये सवाल बन सकता है, वेस्टमिंस्टर मॉडल कैसे सवाल बन सकता है और क्यों कहा जाता है? ब्रिटेन की संसद जिस जगह पे स्थित है उस जगह का नाम है वेस्टमिंस्टर। अब उस मॉडल, वो जगह इतनी पॉपुलर हो गई संसद के मामले में कि जैसे
जो यूएसए की संसद है उसको कांग्रेस बोलते हैं। वो सदन इतना पॉपुलर हो गया, दुनिया भर में कांग्रेस पार्टियां बन गई और दुनिया भर के कई सदनों के नाम कांग्रेस हो गए, दुनिया भर में कई भवनों के नाम कांग्रेस हो गए। उसी प्रकार वेस्टमिंस्टर मॉडल इतना पॉपुलर हो गया संसदीय स्वरूप में कि दुनिया भर की संसदीय प्रणालियों को बोला जाता है वेस्टमिंस्टर प्रणाली या वेस्टमिंस्टर मॉडल। ठीक है, अब ये चीजें हो गई अपने संसदीय प्रणाली के बारे में। उसमें बाकी चीजें ऐड कर सकते हो कि भाई विधायिका की जवाबदेही होती है कि संसद सदस्यों पे या मंत्रियों पे कंट्रोल करे, प्रधानमंत्री पे कंट्रोल करे, संयुक्त जवाबदेही होती है। दूसरी प्रधानमंत्री या उप मुख्यमंत्री का वो नेतृत्व होता है कि हेड होता है एक प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, वो संसद का हेड होता है, जबकि दुनिया भर में बाकी देशों में ऐसा नहीं होता है। अगली विशेषताएं पढ़ते हैं। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। अभी हमने पढ़ा कि संसदीय संप्रभुता किस देश में प्रचलित है और न्यायिक सर्वोच्चता किस देश में है। आप ये तो समझे ही अभी तुरंत ही कि संसदीय संप्रभुता होती है यूके में, ब्रिटेन में। कैसे होती है? वहां की संसद न्यायपालिका में हस्तक्षेप कर सकती है, न्यायपालिका के कानून बना सकती है और न्यायपालिका से ऊपर संसद होती है। यहाँ पे कोर्ट्स होती है और उसके ऊपर या उन पे कानून बनाने वाली संस्था होती है, वो संसद होती है। कोर्ट्स के कानून में नियमों में चेंज कर सकती है, उनकी जवाबदेही है। उसके बाद अगर कोई केस जाता है तो ये संसद हैंडल करती है कि भाई जो केस वहाँ के सुप्रीम कोर्ट से नहीं हो रहा है वहाँ की संसद संभालती है। आज़ादी से पहले भारत में भी ऐसा होता था, सुप्रीम कोर्ट के बाद होता था रॉयल जो फैमिली होती थी या रॉयल जो परिवार होते थे उसके पास के राजा के पास केस जाता था, ब्रिटेन के राजा के पास। भारत में भी ऐसा होता था कि भारत के सुप्रीम कोर्ट से जब आज़ादी से पहले नहीं होता था तो ब्रिटेन के राजा के पास केस जाता था, वो उसके बाद संभालता था। और ब्रिटेन में भी पहले ब्रिटेन के मामलों में भी सेम ऐसा ही होता था। न्यायिक सर्वोच्चता ये होती है यूएसए में। क्यों, कैसे होती है? यूएसए में दुनिया भर का सबसे न्याय का सबसे शानदार रूप प्रचलित होता है, उसको बोलते हैं सम्यक प्रक्रिया। सम्यक प्रक्रिया न्याय की जो होती है सम्यक प्रक्रिया। इसका तात्पर्य यह है कि कोई सरकार कोई कानून गलत बना दे तो कानून गलत बनने के बाद सवाल ना उठा के उसकी प्रक्रिया पे सवाल करना कि आपने जो प्रक्रिया फॉलो की है वो गलत है, इसके जो रिजल्ट्स आएंगे इन फ्यूचर वो नेगेटिव आ गए मान लो तो उस पर भी सवाल करना। इसकी प्रक्रिया में मान लो कि कुछ इस तरीके की सरकार वो कोर्ट को लगता है कि इस तरीके से लागू किया गया है जो वाकई संवैधानिक रूप से तो सही नहीं है, इसका इम्पैक्ट दुनिया भर पे पड़ेगा या अपने देश पे कम से कम नेगेटिव रूप में पड़ेगा, तो इसको सम्यक प्रक्रिया बोलते हैं। भारत में पहले प्रचलित होती थी, अब भी है, इस वो उसको बोलते हैं स्थापित प्रक्रिया। विधि की इस्टाब्लिशमेंट प्रोसेस ऑफ लॉ। स्टैब्लिश विधि की स्थापित प्रक्रिया। कैसे, इसको भी आप समझो कि मान लो कानून बन गया, नियम बन गया और बनने के बाद कोर्ट सवाल खड़े करे कि हाँ अब कैसे बना, अब इस पे जानेंगे और कानून के पर्सन है वो गलत हुए कि नहीं हुए, विधि है वो मूल अधिकारों को उल्लंघन करती है कि नहीं करती है, उनको वॉयलेट करती है कि नहीं करती है। अगर ऐसा नहीं करती है तो हम प्रक्रिया पे सवाल नहीं करेंगे कि प्रक्रिया कैसी गई, क्या गई, और अगर वो संविधान के दायरे में हो गया तो फिर हमको कोई दिक्कत नहीं है, चले चाहे गलत बने चाहे सही बने। आपातकाल लगाया है सरकार ने, संविधान को लागू पालन करते हुए लगाया तो सही है, कोई दिक्कत नहीं हमें। पर वहां का सुप्रीम कोर्ट ऐसा बोलेगा नहीं, संविधान जब बना था उन लोगों की सोच अलग थी, हम मानते हैं आपातकाल गलत है, इस तरीके से गलत है तो हम उसको गलत मानेंगे। राष्ट्रपति की इस प्रोसेस में कुछ गलती है तो हम उस पर सवाल खड़ा करेंगे, यहाँ पर नहीं कि भाई राष्ट्रपति ने कुछ किया। पर कुछ अब मामलों में भारत में विधि की सम्यक प्रक्रिया ठीक ठाक देखने को मिलती है, मतलब 50-50 गेम चलने लगा है भारत में। घोषित रूप से तो स्थापित प्रक्रिया है पर कोर्ट ने यह साबित कर दिया कि हम सम्यक प्रक्रिया को भी मानेंगे। किस तरीके से मानेंगे वो मेनका गांधी केस वगैरह आप पढ़ोगे तो जान जाओगे। तो भारत ने इन दोनों में समन्वय किया है, यहाँ तो ना तो संसद बड़ी है न न्यायपालिका बड़ी है, इन दोनों में बराबर का संबंध है। सबसे बड़ा है संविधान, तो न्यायिक सर्वोच्चता हो गई यूएसए में, संसदीय संप्रभुता हो गई यूके में। भारत ने दोनों के समन्वय रूप
को हासिल किया है, इन दोनों में किसी भी तरीके से ये भेदभाव नहीं किया कि हम तो इस प्रक्रिया को लेंगे जो भारत में यूएस में प्रचलित है उसको कॉपी करेंगे या यूके में प्रचलित है उसको कॉपी करेंगे। हम अपना एक समन्वित रूप प्रचलित मानेंगे, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी भूमिका है, दोनों का पालन किया जाना चाहिए। तो संविधान की ये विशेषताएं हो गई। अब इससे अगली विशेषता पढ़ लेते हैं। एकीकृत है स्वतंत्र न्यायपालिका। हर चीज का आप अगर डिफरेंस जानोगे तब आपको रटने में भी आसानी होगी। आप ये एग्जाम में पढ़ोगे कि भारत में एकीकृत है स्वतंत्र न्यायपालिका है, अब ये आप पढ़ोगे एग्जाम में डायरेक्ट अगर सवाल आ गया भारत में कैसी वो न्यायपालिका है, एकीकृत हुए स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विस्तरीय या स्वतंत्र न्यायपालिका, एकीकृत हुए परतंत्र न्यायपालिका, द्विस्तरीय या डिपेंडेंट हो गई या आश्रित न्यायपालिका, तो अब आप किस तरीके से जानोगे वो तो आपका कॉन्सेप्ट बताएगा। एकीकृत हुए स्वतंत्र न्यायपालिका कैसे हुई? एक तो एकीकृत, एकीकृत मतलब इंटीग्रेटेड, और स्वतंत्र, ये आप सब सही कर दो कि स्वतंत्र है भारत में न्यायपालिका। अभी फिलहाल स्वतंत्र है, एनजीएससी जैसे कुछ कानून बने थे, संविधान संशोधन हुए थे, एनजीएससी राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग, न्यायिक नियुक्ति आयोग 99 संविधान संशोधन से बना था, तो इसको हस्तक्षेप मान के इसको खारिज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, कोर्ट में हस्तक्षेप मान के खारिज कर दिया था, तो अभी स्वतंत्र है। अब एकीकृत से फर्क जानेंगे कि यूएसए में क्या प्रचलित है, यूके में क्या प्रचलित है, तो इसमें फर्क जानोगे आप यूएसए से। अपने क्या होता है, अपने होता है एक होता है वो होता है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद राज्यों के हाई कोर्ट, उसके बाद लोअर कोर्ट्स, मतलब जो सारी न्यायपालिकाएं हैं वो नीचे की हो गई भाई, सेशन कोर्ट हुई, एडिशनल मजिस्ट्रेट का कोर्ट हो गया, एडीजे कोर्ट हो गया, उनसे ऊपर हाई कोर्ट, उनसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, इन तीनों का एक अलग संरचना है। कैसे? इधर कोई मुकदमा आया, ठीक है, वो गया, अगर यहां से संतुष्ट नहीं हुए वो जो याचिका करता है और जो जिसके साथ भी अन्याय फील करता है, कोई भी हो सकता है, जिस अपराधी विपक्ष भी जा सकता है या पीड़ित पक्ष भी जा सकता है, वो हाई कोर्ट में जाता है। हाई कोर्ट में सिंगल बेंच में जाता है, डबल बेंच में जाता है, ठीक है। उसके बाद यहां से भी संतुष्ट नहीं हुए, किसी पक्ष को हुई, इधर सजा इसको अलग हो गई, इसको अलग हो गई, तो ये जाता है सुप्रीम कोर्ट। यहां तक तीनों तक एक आपस में कड़ी है, ये कि ये कड़ी आपस में जुड़ी होती है। यूएसए में क्या होता है? यूएसए में होता है एक सुप्रीम कोर्ट, दूसरा होता है हाई कोर्ट, और तीसरे होते हैं लोअर कोर्ट। ये लोअर कोर्ट हाई कोर्ट तो जुड़े होते हैं। हाई कोर्ट के पास सारे वो पावर्स है जो हमारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है सारे। इसमें से 3-4 पावर को घटा देना, 3 या 4 पावर को घटा देना, वो बता दूंगा कौन सी। जैसे मान लो जमीन की लड़ाई हो, किसी भी मामला हो जो दुनिया भर का, जमीन का हो, जायदाद का हो, टैक्सेशन का हो, सारे मामले इसमें हो गए शामिल। प्रॉपर्टी का हो, अपराध का हो, रेप केसेस हो, सारे दुनिया भर के केसेस, महिलाओं के उत्पीड़न का हो, फैमिली विवाद हो, सब कुछ हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के पास एक तो अंतरराष्ट्रीय मामलों से संबंधित, अंतरराष्ट्रीय में ऐसा हो गया जिसमें सेंटर पक्ष का इन्वॉल्वमेंट हो, दूसरा रक्षा मामलों में, डिफेंस मामलों में, तीसरा ये हो गया संचार व सूचना। मतलब मोटे मोटे 3-4 मामले छोड़ दो तो उनके पास सुप्रीम कोर्ट की पावर से, और ये मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल विधि का प्रश्न हो, विधि का प्रश्न और संविधान के उल्लंघन का, और 1-2 राष्ट्रपति में महाभियोग। पर यहां से यहां पावर खत्म हो जाती है, यहां से अपील की प्रक्रिया खत्म हो जाती है कुछ मामलों को छोड़ के, 1-2 मामले को छोड़ के। बाकी यहाँ पे हाई कोर्ट में कुछ केस हो गया, हाई कोर्ट में सब नियुक्तियां होती है वो राज्यों द्वारा की जाती है। हाई कोर्ट में राज्य मामले देखते हैं, अलग अलग राज्यों के अलग अलग हाई कोर्ट मामले देखते हैं। एक राज्य का हाई कोर्ट की जिम्मेदारी दूसरे राज्य के हाई कोर्ट पे नहीं होती, जैसी भारत में होती है कि यूपी हाई कोर्ट ने या इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुछ फैसला दिया, वो राजस्थान की जोधपुर बेंच को भी वो फैसला उनके पास ये होता है कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स होता है, अभिलेखों का न्यायालय, कि ऐसा फैसला मान्य होगा, ऐसा फैसला दिया है तो वो भारत की पूरी कोर्ट्स में प्रचलित होगा।
पर भारत में यूएसए में ऐसा नहीं होता, उनका हाई कोर्ट अलग चलता रहता है, लोअर कोर्ट्स का है वो हाई कोर्ट्स में अपील की जा सकती है, मतलब राज्यों की स्वायत्तता है कोर्ट्स के मामले में भी। सुप्रीम कोर्ट अपने अलग केस देखता है, सुप्रीम कोर्ट के इनका एक अलग अलग ढांचा है, पर भारत में एक साथ प्रणाली प्रचलित है। ये हुई कि भाई किस तरीके से स्वतंत्र न्यायपालिका हो गई, इसमें और तो क्या ही है, जो नागरिक होंगे, शीर्ष न्यायालय हो गया, बस इतना ही हो गया। ठीक है, अब इसमें ये हो गया कि इसमें तो अपने तो वाले में तो सारे देखते हैं, फंडामेंटल राइट्स देखते हैं, नागरिकों का मूल अधिकारों का उल्लंघन हो गया वो देखते हैं, दूसरी बात विधि के पर्सन हो वो देखते हैं, हाई कोर्ट से अपीलीय प्रक्रिया हो उसको देखते हैं, ऑलमोस्ट सारे मामले जो भी हो समय याचिका वो उनसे पहले देखते हैं, कुछ दल बदल के मामलों में भी सो हाई कोर्ट देखता है, जो विधि की समय की और स्थापित प्रक्रिया के मामले हैं वो भी हमारा सुप्रीम कोर्ट देखता है। तो ये हो गया आज की चर्चा, हमने 3 प्रमुख विशेषताएं पढ़ी, ठीक ठाक तरीके से शायद समझ आई गई होगी कि दुनिया भर में यूएसए से कंपैरिजन और यूके से कंपेयर आपको हमेशा करना है। संविधान की विशेषताओं में ऐसा ही हो गया, आपको एक टॉपिक है वो पढ़ना नहीं है, बस ये है कि वो टॉपिक कितना प्रचलित है, वो है संविधानों की तुलना, वो आपको पढ़ना नहीं है, हमने पढ़ लिया, हम आपको बता देंगे। संविधानों की तुलना, किस संविधानों की तुलना, वो होती है यूके, यूएसए और फ्रांस, 3 देशों के साथ तुलना करने से आपको भारत का संविधान समझ आ जाएगा कि किस तरीके से भारत की प्रक्रिया है वो यूएसए और यूके से। फ्रांस को भी हटा दो तो भी खास सेहत पे फर्क नहीं पड़ने वाला, यूएसए और यूके है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन प्रक्रियाओं में भारत में दोनों प्रक्रियाओं या तो सेम चलती है या उसके विपरीत चलती है। संसदीय प्रणाली देख लो तो यूके से ली गई, यूएसए में अध्यक्ष प्रणाली है। संघीय व्यवस्था में देख लो तो यूएसए में संघीय, यूएसए से संघीय व्यवस्था ली गई, यहाँ पे एकात्मक प्रणाली प्रचलित है। तो ये हो गई अपनी विशेषताएं। अगले सेशन में हम पढ़ेंगे एक दो कुछ प्रमुख विशेषताओं में, वो हो गया एक भारत है वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, किस तरीके से भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, भारत की प्रस्तावनाओं में धर्मनिरपेक्षता है, आर्टिकल 25 से लेके 28 तक धर्मनिरपेक्षता के प्रावधान है, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूल ढांचा संरचना है, बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक, ठीक है। उसके बाद ये पढ़ेंगे कि ये हमारी सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता कैसे है, सकारात्मक, जबकि दुनिया में जैसे मान लो नेगेटिव वाले कौन से देश है, नेगेटिव धर्मनिरपेक्षता वाले, वो हो गया फ्रांस, कि वहां पे नियम बन गया कि सभी महिलाएं पुरुष जींस पहनेंगे, शर्ट पहनेंगे, तो वहां पे ना तो मुसलमान वाला बुर्का पहन सकता है, ना हिंदू वाला धागा पहन सकता है, या कोई भी कुछ भी पहन सकता है, धोती कुर्ता पहन सकता है, ना वो ईसाई वाला अलग पहन सकते हैं। सबको यही पहनना है कि एक ऐसी प्रक्रिया का पालन करना है, सभी धर्मों को एकदम खिंचाई के साथ रखना है, कोई ऐसा नहीं। अगर आप फ्रांस को, पेरिस में आपको घूमना है तो आपको इस प्रक्रिया का पालन करना होगा, ये होगी नेगेटिव। दूसरी, हम किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं करेंगे, यहाँ होता है हम सभी धर्मों को सपोर्ट करेंगे, ये भी हम पढ़ेंगे किस तरीके से भारत में प्रचलित हो गई और भारत किस तरीके से बंधुत्व बढ़ाने वाला देश हो गया। उसके बाद भी अगर कुछ विशेषताओं में आ गई तो भारत में हो गया आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान। उसके बाद भारत के पढ़ेंगे हम फंडामेंटल राइट्स, उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज, उसके बाद डीपीएसपी। तो आप जल्दी से कोर्स की एक्सेस करें और ये देखें कि पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, राजस्थान ज्योग्राफी या जो भी सब्जेक्ट चल रहे हैं उसमें हमारे जितनी रेट में हम दे रहे हैं वैसी पॉलिटी आपको कहीं देखने की नहीं मिलेगी, साथ में आपको टेस्ट मिल रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जो आपके शौक होते हैं टेस्ट देने के वो भी आपको टेस्ट मिल जाएंगे। उसके आगे की बात करें तो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर की जो टेस्ट सीरीज है और पीएसआई की टेस्ट सीरीज है, आप उसमें ये जान के सरप्राइज होंगे। तो शायद हमारे पास अभी असिस्टेंट प्रोफेसर जो हिंदी की टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें हमारे जितने स्टूडेंट शायद किसी के पास नहीं होंगे, क्योंकि इसको बनाने वाले वो 6th रैंक पे है, सुभाष जी दहिया है,
और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का आगे एग्जाम भी आने वाला है। तो शायद हमारे पास इतने हिंदी के स्टूडेंट है, और स्टूडेंट वो वाले हैं जिन्होंने ऑलमोस्ट इंटरव्यू दिया है। पिछली बार उनमें से 50% लोगों ने इंटरव्यू दिया होगा। तो उनको भी आपको ध्यान में रखना है कि आपके कंपटीशन के लोगों के बीच में, तो अगर आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर के ऐसे योद्धाओं से टक्कर है, देन आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। आप टेस्ट आके देखोगे तब आपको फील हो जाएगा टेस्ट की जिम्मेदारी मेरी तो है नहीं, जो मैं मेरे से आप ऐसे बोलोगे कि ये टेस्ट बना रहे हैं, सुभाष जी बना रहे हैं, सुभाष जी दैया, सुभाष जी 6th रैंक है उनकी। तो आपको ध्यान रखना है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है। और बहुत ही कम प्राइस में यार, 1000 रुपये में टेस्ट सीरीज है। 2-3 दिन के लिए ऑफ चलाया था, 500 रुपये में दी थी। लोग 4000-4500 तक टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। तो ठीक है, आप जब भी हो आपको ज्वाइन करना हो, पर अभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी चाहिए। अगर आप ज्वाइन करना है फिर तो मतलब क्या, बाद में 2 महीने बाद एग्जाम में। तो यह है, धन्यवाद सेशन के अंत तक बने रहने के लिए। और ऐसे ही पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स की बीच बीच में क्लासेस आती रहेगी यूट्यूब पे, ऐप पे रेगुलर क्लासेस चलती रहेगी। धन्यवाद।